और वहां पर हमने पढ़ा कि अपने को उस जिनकी वजह से कलर कैसा आता। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बाल को। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना मेरे बच्चों। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम सब लोगों का नीट का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और जो लोग भी परेशान है वो परेशान ना हो और आगे अगले साल की तैयारी करना भी स्टार्ट कर दें, है ना। जिन लोगों को ऐसा लगता है, जिन लोगों को बिल्कुल भी डाउट है इस बात के लिए कि हो सकता है कि इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिलहाल अभी के लिए ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि बिना रिजल्ट के हम कुछ कह नहीं सकते, है ना बेटा। लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करते ही रहनी चाहिए। तो आ जाओ बेटा, पढ़ाई करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ हार्ट, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि ओपन, क्लोज, ये सारा का सारा डिस्कस कर लिया था। अब आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ब्लड, है ना। चलो आ जाओ। इसके पहले की एनसीईआरटी हमने पढ़ ली थी या नहीं, आ जाओ जरा सा चेक कर लेते हैं। अच्छा, नहीं पढ़ी थी, कोई बात नहीं। हाँ, ये वाला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हमने पढ़ लिया था। अब देखो मेरे बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि तुम लोग ना जहाँ से चैप्टर शुरू होता है वहाँ से एनसीईआरटी पढ़ते हो। बोले हाँ यहीं से पढ़ेंगे, यहीं से चैप्टर है। लेकिन चैप्टर के स्टार्टिंग में एक चाचा का फोटो बना होता है, उसके किनारे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि चाचा का नाम ये था, चाचा को इसके लिए अवार्ड किया गया, ये हुआ, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इस वाली ब्रांच को ये कहते हैं, इस वाली ब्रांच को ये कहते हैं। समझ पा रहे हो। इसमें एक क्वेश्चन था बायोलॉजी के सेक्शन में जिसमें कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में पूछा गया था और काफ़ी सारे बच्चे उस सेंटेंस में उलझ गए। बोले ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, ये तो सेल बायोलॉजी में नहीं है। तो जहाँ पर बेटा चैप्टर 9 से पहले जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पर सेम लाइन चिपकाया है एनसीईआरटी ने। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, इवन जो ये पॉइंट्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। समझ पा रहे हो। तो ये भी कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है और इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ईच एंड एवरी लाइन, नो डाउट कि वो एनसीईआरटी के चैप्टर में है, नो डाउट वो समरी में है, नो डाउट वो इंट्रोडक्शन में है, नो डाउट वो चचा के फोटो के पास है, नो डाउट वो एक्सरसाइज में वो शब्द है, कहीं से भी पूछ सकता है मेरे बच्चों। समझ पा रहे हो। और जिस तरीके का बायो इस साल आया था, इतना लेंदी, इतना सोचने वाला, इतना टाइम टेकिंग, तो भैया इस साल ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो कि लास्ट ईयर भी तुमसे कहा था बेटा कि इतना आसान क्वेश्चन पेपर आया है बायोलॉजी का नीट 2024 में कि भैया वहाँ पे बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन, सिर्फ मैचिंग भी ऐसी जो अपन एक मैच कर लें तो सारा का सारा सॉल्व हो जाए, है ना। तो पिछली साल ये प्रोडिक्शन हो गया था कि इस साल कुछ तो लेवल ऊपर आएगा, लेकिन इतना लेवल ऊपर आएगा ये किसी ने प्रोडिक्ट नहीं किया था। तो आ जाओ बेटा फिर से ईच एंड एवरी लाइन के साथ यहाँ पर तुम्हारे साथ मैं यहाँ पे तुमको पढ़ाती हुई। चलो आ जाओ। हाँ, ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। अब हम अगला पार्ट करने चल रहे हैं ब्लड, ठीक है। अगला पार्ट करने चल रहे हैं ब्लड। तो सबसे पहले आओ एक चार्ट बनाते हैं, चलो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लड लिखा हमने, यस। ब्लड को अगर हम डिवाइड करना चाहें बच्चे, तो ब्लड को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक तो पहला जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और जो उसके अंदर सेल्स पड़ी होती हैं उनको हम कहते हैं ब्लड सेल्स, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ज़रा सा मेरी बात सुनो, जब हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू, तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है मैट्रिक्स, दूसरा होता है फाइबर्स और तीसरी होती हैं सेल्स। और वहाँ पर हमने पढ़ा कि ब्लड और लिम्फ में फाइबर्स नहीं होते। तो पहला तो होता है मैट्रिक्स जो कि कौन है? प्लाज्मा, और ये है सेल्स। समझ पा रहे हो? ठीक है, यस मेरे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा के कितने पार्ट हो सकते हैं? तो प्लाज्मा के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में सबसे जो मेजर पार्ट है वो कौन होता है बच्चों? वाटर। कौन होता है? वाटर। प्लस दूसरे अदर एलिमेंट्स एंड प्रोटीन्स अब प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है। 3 प्रोटीन्स का नाम तुमसे पूछा जाता है। कौन सा?
एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन और तीसरा फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। ये 3 प्रोटीन्स हो गई। तो ये हो गए प्लाज्मा के पार्ट्स। अब तुम कहोगे कि अदर एलिमेंट क्या है, तो देखो ज़रा, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा कि कुछ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग वाली गैसेस यानी कि O2 एंड CO2 ट्रैवल करते हैं किसमें, प्लाज्मा के थ्रू। किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, प्लाज्मा के थ्रू। तो क्या यहाँ पर गैसेस हो सकती हैं, हो सकती हैं। क्या यहाँ पर आयंस हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये तुम्हारे अदर एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो ज़रा ब्लड सेल्स पे आते हैं। ब्लड सेल्स आखिर कितने टाइप की होती हैं, तो ब्लड सेल्स हमारी कितने टाइप की हैं, आ जाओ। तो सबसे पहली और जो मेजर ब्लड सेल है वो कौन है बच्चे, आरबीसी। कौन सी ब्लड सेल है, आरबीसी। दूसरी ब्लड सेल जो मेजर है वो कौन है, डब्ल्यूबीसी। और तीसरी जो सेल का फ्रेगमेंट है बेटा उसे कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इनका नंबर और इनमें न्यूक्लियस है कि नहीं है, इनके बेस पर खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो ज़रा, आरबीसी का नंबर लगभग 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, इतना नंबर होता है। WBC का नंबर कितना है, लगभग 6000 टू 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, mm³ ऑफ ब्लड। और प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, लगभग 1.5 से 3 lakhs, ठीक है, इतने होते हैं। समझ पा रहे हो। अब देखो ज़रा तीनों के नंबर चेक करो, तो वो तुम्हें सबसे ज़्यादा जो नंबर दिखेगा वो किसका है, आरबीसी का। तो बताओ ज़रा, क्या हम कह सकते हैं कि आरबीसीज आर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द ब्लड सेल, यस बिल्कुल, ठीक है। प्लस हम जानते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है मैच्योर आरबीसी में। इमैच्योर जब वो बोन मैरो में बन रही होती है तब वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट्स अपने आप में एक सेल ही नहीं है बच्चे, ये एक सेल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। ये सेल फ्रेगमेंट्स हैं। ये क्या हैं, सेल फ्रेगमेंट्स। अब तुम कहोगे सेल फ्रेगमेंट्स कैसे बने, तो ज़रा सा समझ लो, एक ओवरव्यू। एक बड़ी सी सेल होती है, ठीक है, यस, और इसके पास एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। मेगा माने बड़ा, कैरियन माने न्यूक्लियस। समझ पा रहे हो, मेगा माने बड़ा, कैरियन माने न्यूक्लियस। जिसके पास बड़ा न्यूक्लियस है उस सेल का नाम मेगा कैरियोसाइट। अब इसी से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मान लो यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये प्लेटलेट का फॉर्मेशन हुआ। अब इस प्लेटलेट का फॉर्मेशन जब होगा तो ये मेगा कैरियोसाइट इस प्लेटलेट के अंदर एक प्रोटीन भर देंगे, कौन सी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब ये पूरा का पूरा भर जाएगा देन एक कट लगेगा यहाँ से और ये प्लेटलेट बाहर रिलीज हो जाएगी, इस सेल से डिटैच हो जाएगी, जिसके अंदर अबंडेंट अमाउंट में क्या भरा हुआ है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऐसे बनती है प्लेटलेट, कौन सी सेल से मेरे बच्चों, मेगा कैरियोसाइट से। लगी बात समझ, ठीक है। तो ये सेल नहीं है, ये सेल के फ्रेगमेंट्स हैं। इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब फर्दर अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आरबीसी का फर्दर कोई डिवीज़न नहीं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का फर्दर डिवीज़न होगा, जिसमें कि हम डिवाइड करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स, ऐसी सेल्स जिसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चे, ग्रेनुलोसाइट्स। और यहाँ पर ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स माने ऐसी सेल्स जिसमें वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट। अब देखते हैं ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप की होती हैं, तो ये फर्दर 3 टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल एंड इसिनोफिल।
इसिनोफिल। लगी बात समझ? ठीक है, अब देखो ज़रा, एक ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप की होती हैं? ये होती हैं 2 टाइप की, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स तुम जानते हो, बी सेल और टी सेल को बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहते हैं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहते हैं। लगी बात समझ? मोनोसाइट्स जैसे कि मैक्रोफाजेस, मैक्रोफाजेस जिस भी टिश्यू में होंगी उसी टिश्यू के बेस पर उनका नाम हो जाता है। जैसे कि अगर मैक्रोफाज लिवर में है तो उसे कुफर सेल कहते हैं, अगर मैक्रोफाज लंग्स में है तो उसे डस्ट सेल कहते हैं, अगर वो किडनी में है तो उसे मीजेनग्लियल सेल कहते हैं, अगर वो ब्रेन में है तो उसे माइक्रोग्लियल सेल कहते हैं। समझ पा रहे हो? यस, ठीक है। अब देखो ज़रा, यहाँ से पूछा जाने वाला सवाल कि एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स में फैगोसिटिक सेल कौन सी है? ऐसी कौन सी सेल है जो आने वाले हमारे किसी भी फॉरेन एलिमेंट को ऐसे पकड़ करके खा लेती है, इनगल्फ कर लेती है? तो यहाँ पर तो हमारी कौन हो गई? न्यूट्रोफिल। कौन हो गई? न्यूट्रोफिल। और इधर कौन हो गई? मोनोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टार बना करके लिख लेंगे कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर phagocytic cells। और जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th वाले पार्ट में आओगे तो हम इसको PMNL भी कहते हैं। PMNL, क्योंकि जब इस सेल को बनाया तो देखते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे मल्टीलोब्ड होता है। कैसे होता है? मल्टीलोब्ड। तो इसी वजह से PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियस जिसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें कई सारी लोब्स बनी है, पॉलीमॉर्फिक। कैसा है? पॉलीमॉर्फिक। समझ पा रहे हो? ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने पूरा एक चार्ट बनाया। अब इन सेल्स की परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनका परसेंटेज कितना है? 60 to 65%। इनका परसेंटेज कितना है? 0.5 से 1%। इनका परसेंटेज कितना है? 2 से 3%। ये सारा डेटा हमारे पास है एनसीईआरटी में, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। यस, तो देखो ज़रा, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स। और ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स है वही कौन है? प्लाज्मा। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स माने मेरे बच्चों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ठीक है। हाँ चलो, एक चीज़ रह गई, उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा प्रोटीन्स हैं इनका फंक्शन भी अलग अलग पूछा जाता है। तो इसका फंक्शन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस। क्या फंक्शन है मेरे बच्चों? ऑस्मोटिक बैलेंस। इसका फंक्शन ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन माने एंटीबॉडी। इसका फंक्शन है कि हमारे बॉडी की सुरक्षा करना, डिफेंस। और फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। कहाँ पार्टिसिपेट करता है? ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। और इन तीनों के फंक्शन को लेकर के मैचिंग में सवाल पूछा जाता है मेरे बच्चों। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55%। प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है? 55% ऑफ द ब्लड। एंड इस प्लाज्मा का 90 से 92% कौन है? वाटर है। अगर ब्लड का देखें तो 55% प्लाज्मा है और उस प्लाज्मा का 90 से 92% कौन है? वाटर है। एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8%। ठीक है, यस, ये परसेंटेज लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर मेजर प्रोटीन्स। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन। दोनों एक ही चीज़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्लोबुलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस। बिल्कुल सही बात है, किस में इन्वॉल्व होंगी? डिफेंस में। एंड द एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। लगी बात समझ? ठीक है, चलो। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। तो देखो ज़रा, प्लाज्मा में क्या क्या होगा? पहली बात तो मिनरल्स होंगे।
ठीक है। मिनरल्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि सोडियम, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन, जैसे कि क्लोराइड आयन, ठीक है। यस, प्लस क्या इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं? यस, ये देखो ग्लूकोज है, ये देखो अमाइनो एसिड है, ये देखो लिपिड्स है, ठीक है। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन द ट्रांजिट इन द बॉडी, ठीक है। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन, अब देखो जरा इंपॉर्टेंट यहाँ से सारे के सारे हमारे ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर्स, जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? क्लॉटिंग फैक्टर्स। वो सारे फैक्टर्स भी कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्लाज्मा में। कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्लाज्मा में, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये सारे के सारे फैक्टर्स प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं, और अगर इन फैक्टर्स को प्लाज्मा से निकाल दिया जाए और बाकी ऊपर का सारा मटेरियल पड़ा रहने दिया जाए तो हम उसे सीरम कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरम। तुम लोगों ने सुना होगा कोरोना के टाइम में सीरम खूब बिक रहा था। यस, तो सीरम क्यों बिक रहा था? तो देखो ज़रा, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो कि कोविड को फेस कर चुका है, क्या उसकी बॉडी में कोविड के अगेंस्ट में एंटीबॉडी मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम जिस भी डिजीज़ से एक्सपोज हो चुके हैं बेटा, चाहे वो वायरल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करती है और उसके अगेंस्ट में मेमोरी भी बना करके रखती है। समझ पा रहे हो? यस, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और वो एंटीबॉडी हमारे ब्लड में घूम रही है, और एंटीबॉडी यानी कि ग्लोबुलिन मिलती कहाँ है? प्लाज्मा में। तो अपने को उस कोविड के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी चाहिए, तो हमने उस इन्फेक्टेड पर्सन के जो बाद में हील अप हो गया था उसकी बॉडी से क्या करा? निकाल लिया प्लाज्मा। अब हमने कहा स्टोर करते हैं, इसको स्टोर कर लेंगे। अगर कोई ऐसा पेशेंट आया जो बेचारा मतलब उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, तो हम उसकी जान बचाने के लिए ये प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी उसकी बॉडी में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कैसे? प्लाज्मा को तो स्टोर कर ही नहीं सकते भैया, उसमें क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करेंगे? उस प्लाज्मा का कोगुलेशन कर देंगे, उसको जमा देंगे। तो हमने क्या किया? उससे क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए, और प्लाज्मा जैसे ही उससे क्लॉटिंग फैक्टर निकाले तुरंत वो क्या, उसका नाम क्या हो गया? सीरम। यस, तो ये वही सीरम है जिसमें सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, बाकी ग्लोबुलिन्स हैं। यही सीरम हमने एक कमज़ोर पेशेंट जिसका कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, उसको उसकी बॉडी में जब इंजेक्ट कर दिया तो वो बच गया, क्योंकि उसी पर्टिकुलर कोविड के वायरस के अगेंस्ट में उस सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट थे मेरे बच्चों। लगी बात समझ? यस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ गया? हाँ, अब देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पर जो परसेंटेज दिया होगा वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको तुम लोग अच्छे से नोट करोगे। अब देखो ज़रा, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स किसका नाम है? आरबीसीज, ठीक है। ये है हमारी आरबीसीज, ये है हमारी डब्ल्यूबीसीज, और ये है प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स का नाम नहीं लिखे हैं तो अपन लिख देते हैं, इन्हें कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। आर द कलेक्टिवली कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45%। देखो 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 देखो, 55% क्या था? प्लाज्मा, और 45% क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स। अब आरबीसी के बारे में बेटा जहाँ जहाँ मैं रेड लाइन करूँ वहाँ वहाँ तुम अपनी कॉपी में नोट करोगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भले ही स्टेटमेंट में पूछा जाए भले ही अलग से पूछा जाए, ठीक है। चलो, पहली बात तो मोस्ट अबंडेंट है। आरबीसी कैसी है? मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। यस, अब यहाँ पर नंबर मैंने पहले भी लिख दिया था लेकिन फिर से लिख लो, 5 से 5.5 मिलियन, और ये MM³ याद रखना, ठीक है, स्क्वायर छोड़ करके। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो। जो लोग रेड बोन मैरो नहीं जानते हैं वो ध्यान दें। जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें अंदर बोन मैरो मिलता है। अंदर क्या मिलता है? बोन मैरो। तो जो बोन के टर्मिनल पार्ट है इन्हें कहते हैं रेड बोन मैरो, और बीच में होता है येलो बोन मैरो।
कौन सा बोन मैरो? येलो। तो जो रेड बोन मैरो है वो टर्मिनल साइड पर है और यहीं पर फॉर्मेशन होता है आरबीसीज का। एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। किडनी से एक हार्मोन आता है एरिथ्रोपोइटिन नाम का। ठीक है, चलो। आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो कंफ्यूज करने वाला, ये नहीं लिख रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, एक शब्द लिख दिया है डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवॉइड माने लैक, लैक कमी होना, वो प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंस, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होगा, ये जल्दी से लिखोगे अपने नोटबुक में। प्लस ये इनका शेप बाइकॉनकेव, ये अपने न्यूक्लियस में अपने नोट्स में लिखोगे। ऐसी होती है ना, ये एल्पेनलीबे वाली टॉफी की तरह बीच से दबी हुई। यस मेरे बच्चों, ठीक है। दे हैव रेड कलर्ड। कलर्ड कैसा है? रेड। रेड कलर क्यों है? आयरन की वजह से। ये आयरन कहाँ है? हीमोग्लोबिन पर। कहाँ पर है? हीमोग्लोबिन पर। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 Fe2+ सेंटर होते हैं जिनकी वजह से कलर कैसा आता है? रेड आता है मेरे बच्चों, ठीक है। यस देखो जरा, हीमोग्लोबिन कौन सा आयरन रहता है? Fe2+ स्टेट में, Fe2+ स्टेट में। Hence the color and name of these cells, ठीक है। हेल्दी इंडिविजुअल, देखो देखो इंपॉर्टेंट, किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होगा पर 100 ml ऑफ ब्लड? तुम लोग रिपोर्ट लेकर के आते हो ना, चेकअप करा के आते हो ना, यस, कि भैया मेरा इतना है, इतना है, देखो हीमोग्लोबिन कम हो गया, ओ माय गॉड 6 रह गया, 7 रह गया, अरे किसी का ज़्यादा है, अरे तुम्हारा तो 11 है, तुम्हारा तो 12 है, तो दैट 11 12 दैट 6 7 इज व्हाट? 6 7 इज व्हाट? ये कि तुम्हारे 100 ml ब्लड में कितने ग्राम है हीमोग्लोबिन, वो वहाँ पर डेटा मेंशन किया गया रहता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। तुमको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में सिखा चुके हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। ठीक है, यस मेरे बच्चों। अब देखो जरा, इनका लाइफ स्पैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने दिन जिंदा रहते हैं? 120 दिन, फिर मर जाते हैं क्योंकि बॉडी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है जो कि सेल की एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सके, तो बेचारे मर जाते हैं। यस है ना मेरे बच्चों। विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। और जब मरने जाते हैं तो कहाँ? स्प्लीन इनको ग्रैब करता है और वहाँ पर पुरानी आरबीसीज को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। तो ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड माने कब्रिस्तान, यानी कि जहाँ पर भी किसी भी मरे हुए इंसान को रखा जाएगा दैट इज कब्रिस्तान। तो मरी हुई आरबीसी कहाँ मारी जाएंगी? स्प्लीन में, वहीं पे वो पड़ी रहेंगी, तो उनको क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड। किसको? स्प्लीन को। ठीक है, यस। अब देखो ज़रा, आरबीसी के बारे में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी में देखो ज़रा, दे आर कलरलेस। पहला पॉइंट ये लिखोगे, क्या लिखोगे? कलरलेस हैं। क्यों कलरलेस हैं? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है। ठीक है, प्लस अगला ये न्यूक्लिएटेड हैं। कैसी हैं? न्यूक्लिएटेड हैं। जल्दी से नोटबुक में लिखो ये सारी चीज़ें। और इनका नंबर कम है, कितना? 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, अब देखो ज़रा, जनरली शॉर्ट लिव्ड। ये कैसी हैं? शॉर्ट लिव्ड है। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, अब देखो जरा, न्यूट्रोफिल, लिस्नोफिल एंड बेसोफिल कौन है? ग्रैनुलोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट कौन है? एग्रैनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी। देखो जरा, न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। इसका परसेंटेज लिखेंगे कितना? 60 to 65%। एंड बेसोफिल्स आर लिस्ट, बेसोफिल्स आर लिस्ट। कितना परसेंटेज लिखेंगे? 0.5 to 1%। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स का परसेंटेज है बेटा, ये अकेला मोनोसाइट्स का परसेंटेज है। ठीक है, कितने परसेंट है? 6 to 8% आर फैगोसिटिक। ठीक है, बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन। देखो देखो देखो, बेसोफिल्स के बारे में, ये हिस्टामिन सिक्रीट करेंगे, ये सीरोटोनिन सिक्रीट करेंगे, ये हेपेरिन सिक्रीट करेंगे, एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। इन्फ्लामेटरी। अब देखो जरा, 2 शब्दों में खेल होता है।
पहला इन्फ्लेमेशन और दूसरा एलर्जी। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बेजोफिल्स, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ईस्नोफिल्स। जबकि देख के ऐसा लगा कि हिस्टामिन तो बेजोफिल सीक्रेट कर रही हैं, तो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी बेजोफिल्स, क्योंकि भैया ऐसी सेल जो हिस्टामिन सीक्रेट करती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जी के लिए। यस, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेजोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। ठीक है, ईस्नोफिल का परसेंटेज लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3%। कितना? 2 से 3%। और ये इन्फेक्शन को रेसिस्ट करते हैं एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। यहाँ पर मामला उल्टा लिखा हुआ है, तो अपना दिमाग नहीं लगाने का, एनसीईआरटी की बात एज सच मानने का। ठीक है, यस। लिम्फोसाइट्स परसेंटेज 20 से 25% आर 2 मेजर टाइप्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में खूब सिखाते हैं बेटा कि यही दोनों हमारी मेजर कौन सी सेल्स हैं? इम्यून सेल्स। एक पार्टिसिपेट करती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, दूसरी पार्टिसिपेट करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। समझ पा रहे हो? ठीक है, यस। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑन द बॉडी। ठीक है, सॉरी ऑफ, यस। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब बात करेंगे प्लेटलेट्स की। किसकी बात करेंगे? प्लेटलेट्स की। चलो आ जाओ। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या है? ये थ्रोम्बोसाइट्स कहलाते हैं एंड आर द सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। किससे? मेगाकैरियोसाइट्स से। ठीक है, प्लेटलेट्स स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। ठीक है, बोथ ब्लड नॉर्मली कंटेन कितना कितना बेटा? 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख से लगभग 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³ ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ब्लड की क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करती हैं प्लेटलेट्स। इसीलिए जब डेंगू की कंडीशन में प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होती है। इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं मेरे बच्चों। यस, ठीक है। चलो, विच लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, और इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। साइटोपिनिया। बताओ लगी बात समझ? हाँ कि ना? ठीक है, तो पढ़ ली हमने ब्लड सेल्स। अब आता है ब्लड ग्रुप। हाँ, चलो फिर बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हाँ पढ़ते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।